हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री किंग यूट्यूब फैमिली में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर आदर्श कुमार और 10th क्लास के बच्चों के लिए कुछ सुझाव, उनकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी या अन्य किसी सुझाव के लिए ये आए हुए हैं और एक मार्गदर्शन के लिए चाहते हैं कि कुछ इन 10th वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो, कुछ नया सीखने को मिले। तो आज इनके जो विचार हैं आज हम उन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज की हमारी पॉडकास्ट में विषय बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा जो कि हमारे आदर्श बाबू बताने वाले हैं। ठीक है, स्वागत है आपका केमिस्ट्री किंग यूट्यूब फैमिली में और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बहुत बच्चों के प्रश्न रहते हैं कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? देखो, जैसा कि मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ और मैं DS कॉलेज, ये है कि अगर केमिस्ट्री किसी स्टूडेंट को सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले उसको ज़रूरी है कि वो छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक नॉलेज उसके पास होना चाहिए। ऐसे समझो जैसे हमें किसी दोस्त के घर जाना है, हमें पता है कि हमारे दोस्त का नाम मोहित है, ठीक है, जैसे आपके दोस्त का नाम मोहित है और आपको पता है कि उसका गाँव हेतलपुर है। तो इससे आपको एक बेसिक नॉलेज होगी कि भाई हमें हेतलपुर जाना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वहां जाके ये पूछ सकते हैं मोहित का घर कहाँ है। है ना, पूछ सकते हैं ना। अगर वहां 2 या 3 मोहित है तो आप ये बोल दोगे वो फलाने स्कूल में पढ़ता है, मेरे साथ पढ़ता है, तो और 10th क्लास में पढ़ता है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप कौन से दोस्त से मिलने जा रहे हैं। आप जिससे पूछोगे वो तुरंत उसका घर बता देगा। यानी कि आपको अपने दोस्त के घर जाने के लिए बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। ऐसे ही केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है बेसिक चीज़ों की। और बेसिक चीज़ क्या है? जैसे केमिस्ट्री में आपको पैरियोडिक टेबल आना चाहिए, कम से कम पैरियोडिक टेबल 1 से लेके 30 तक एलिमेंट याद होना चाहिए, उनके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। उसके साथ साथ उनसे जुड़े हुए टॉपिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, अवभव सिद्धांत का रूल्स के द्वारा आपसे आना चाहिए इलेक्ट्रॉन विन्यास। उसके बाद पाउली अपवर्जन नियम आना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, परमाणु भार, तुल्यंकी भार, अणु सूत्र, ये सारी चीज़ें आप पर आनी चाहिए। अगर आपसे आती है तो केमिस्ट्री सीखना कोई हार्ड बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। केमिस्ट्री आप आसानी से सीख सकते हो। यानी अगर हमें कहीं जाना है तो उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। ऐसी सब्जेक्ट में एंट्री करने से पहले अगर हमारे पास उसकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं तो आप आसानी से उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, उस टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। यानी बेसिक चीज़ें आपसे आना चाहिए। किसी महान भाव ने कहा है कि अगर आप सीखने की इच्छा रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सीखने से रोक नहीं सकती, और यदि आप सीखने की इच्छा नहीं रखते तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिखा नहीं सकती। तो मेरा मानना ये है कि अगर केमिस्ट्री सीखना है तो बेसिक चीज़ें आपसे आना चाहिए। और सर ये भी होता है जैसे पहली साल 10th में बोर्ड एग्जाम देते हैं तो बहुत बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होती है, तो कैसे लिखें कि अच्छे नंबर प्राप्त हों? देखो, सबसे पहले हैंड राइटिंग के लिए आपको ज़्यादा बड़े अक्षर नहीं लिखना है। तो मैंने एक बार भी थोड़ा डिस्कस किया था क्लास में बच्चों से, तो मैंने कहा था कि जो एक लाइन होती है उस लाइन का आप जो है 75% हिस्से में ही उसकी जो है लाइन, जैसे चौड़ाई होती है लाइन की, तो उसका 25% हिस्सा आप खाली छोड़ दें, बाकी ऊपर वाले हिस्से में आप 75% में लिखें, तो एक तो साफ आएगा। दूसरा, जब जिन बच्चों की राइटिंग खराब होती है तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए कि जैसे ही वो सुबह जगते हैं मॉर्निंग टाइम, अपना हाथ मुंह धो करके फ्रेश वगैरह होकर सीधा राइटिंग लिखने के लिए बैठ जाओ। क्योंकि सुबह के समय जब आप हल्की सी नींद में होते हो और राइटिंग लिख रहे होते हो तो आपके सामने एक घटना घटित होती है, आपके हाथ लड़खड़ाते हैं उस समय। यस सर। अगर उस समय आपकी राइटिंग अच्छी हो गई तो ये समझ लेना कि आपका जो उस समय की जो राइटिंग है उससे कहीं ज़्यादा बेटर आप दिन में लिख सकते हो। क्योंकि सुबह की थोड़ी ये बोलते हैं ना कि थोड़ा सा हल्का सा नशा सा रहता है कि भाई नींद आ रही है, और दूसरा फिर लिख रहे हैं तो एक तो नींद भग जाएगी उससे, दूसरा राइटिंग साफ हो जाएगी लिखने से। सुबह मॉर्निंग टाइम लिखने और पढ़ने से काफ़ी चीज़ें हमारी बेटर होती हैं। और सर जैसे पढ़ना ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन? देखो, मेरा मानना ये है कि 12th तक के स्टूडेंट के लिए
ऑफलाइन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यानी वो ऑफलाइन पढ़े। यस सर। ऑनलाइन सहायता के लिए, जैसे विद्यालय गए पढ़ने के लिए, विद्यालय पढ़ के आओ, वहाँ से आने के बाद कोचिंग सेंटर में पढ़ो, क्योंकि टीचर से आप फेस टू फेस डिस्कस कर रहे होंगे उस समय पर, ठीक है। यस सर। उसके बाद सबके पास फ़ोन होते हैं, घर पे फ़ोन वगैरह सभी उपलब्ध हैं। एक छोटा सा बैच ले लो और वहाँ से रिवाइज क्लास पढ़ो। जैसे आज ट्यूशन में हमने जो चीज़ पढ़ी, यस सर, उसी चीज़ को हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। एक टीचर्स तो वो हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, यस सर, वो आपको अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा कि आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू वहाँ रिवाइज कर रहे हैं। जो बेस्ट टीचर होगा वो आपसे बस यही दो सलाह देगा कि आप ऑफलाइन भी पढ़ें और ऑनलाइन भी पढ़ें। बेटर अंक लाने के लिए ये दोनों ऑप्शन जरूरी हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत से कहते हैं हम तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन से काम नहीं चलता, क्योंकि 12th वाले स्टूडेंट की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो ऑनलाइन ही पूरा कवर कर ले, नहीं, ऑफलाइन भी ज़रूरत है उसको। तो दोनों माध्यमों में पढ़ना चाहिए, जरूरी है। हाँ, और दूसरा ये है कि आँखों, भाई ज़्यादा समय हम फ़ोन पर नहीं रह सकते, 5 घंटे 6 घंटे लगातार फ़ोन पर रहेंगे तो आंखें दुखेंगी। और बच्चों की हैबिट होती है कि वो इंस्टा भी चलाएंगे, कोई और फेसबुक भी चला रहा होगा, कोई पबजी भी खेल रहा हो, तो उनके लिए भी टाइम चाहिए। तो वो पूरे दिन ही फ़ोन पर रहेंगे तो आंखें बहुत जल्दी चली जाएंगी। तो मेरा मानना है कि दोनों लाइन से पढ़ो, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। और सर ये नहीं समझ में आता 10th में आते हैं क्लास में कि टाइम टेबल क्या बनाएं अपना डेली। देखो, जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए सोचता है कि मुझे पढ़ना है, पहले तो किसी काम को कल पे ना टालें। यस सर। ये ना सोचें अरे कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, क्योंकि कल किसी की आती नहीं है। यस सर। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल क्या बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग टाइम उन सब्जेक्टों को पढ़ो जो सब्जेक्ट आपसे कम आते हैं, कमजोर है जिसमें हम, जैसे कमजोर, जैसे इंग्लिश बच्चों की कमजोर होती है, मॉर्निंग टाइम पढ़ो, ट्रांसलेशन। और मैथ कमजोर होता है, मैथ मॉर्निंग टाइम पढ़ सकते हो। ज़्यादातर सब्जेक्ट याद करने वाले मॉर्निंग टाइम पढ़ो। अच्छा, याद करने वाले टॉपिक जितने ज़्यादा आप मॉर्निंग टाइम पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, मेरा मानना ये है, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैथ का टाइम सबसे लास्ट वाला रखो, जब सोते हैं ना उससे पहले मैथ पढ़ो, क्योंकि मैथ में आप जितना पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन निकलते रहेंगे, आनंद आता रहेगा, ऐसा मगन हो जाते हैं जैसे किसी भजन वगैरह में मगन नहीं होते, ऐसे ही प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं ना, ऐसी मैथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और फिर जब आगे क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसा अटका, वहीं आपके पूरा जो माइंड है वहीं ज़ीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप जितने क्वेश्चन निकालोगे सब गलत, आगे निकालोगे सब गलत, बस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका फोकस केवल उस क्वेश्चन पे होगा कि ये क्यों नहीं निकला, तो आगे वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर क्या होता है, बच्चे किताब बंद करते हैं, सो जाते हैं। तो इसीलिए मैथ को सबसे एंड में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा समय उसके लिए होता है। देखो, क्वेश्चन जब ज़्यादा निकालते रहोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा 12 कब बज गए, 1 कब बज गया है। यस सर। टाइम टेबल के लिए मॉर्निंग 3 सब्जेक्ट पढ़ो, मॉर्निंग 3 सब्जेक्ट पढ़ो, और इवनिंग में भी 3 सब्जेक्ट पढ़ो, 6 सब्जेक्ट हो गए। Yes, बीच में उन सब्जेक्टों का रिटर्न वर्क करो, यानी उनका रिवाइज। ऐसे टाइम टेबल बना लो। सुबह 5 बजे से टाइम टेबल बनाओ, 5 से 7 पढ़ो, फिर स्कूल के लिए जाना होता है, बच्चे ज़्यादातर जाते हैं, फिर 12-1 बजे आते हैं, उसके बाद अपना ट्यूशन वगैरह उनका कवर होता है, ठीक है। उसके बाद का जो टाइम है 4 से 6 बजे तक का, इस टाइम में वो लाइव क्लासेस, और नहीं तो स्कूल का वर्क करें। स्कूल के वर्क के बाद ज़्यादातर क्लासेस 5 बजे से लाइव स्टार्ट हो जाती हैं सभी टीचर्स की, वहाँ से अपना लाइव अटेंड करें, तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। फिर उसके बाद लाइव 2 घंटे लेने के बाद 6 से 8, उसके बाद अपना फिर तैयारी करो, अपनी सब्जेक्ट पढ़ो। तो एक टाइम टेबल बना लो। वैसे मैं टाइम टेबल एक ग्रुप में डाल दूँगा, तो वो बच्चों के लिए बहुत बेटर रहेगा, मैंने बना रखा है। और सर जैसे कि हम 10th में, तो हमको कैसे दोस्तों को बनाना चाहिए, कैसे मित्रों की संगति भी सब बहुत इफेक्ट करती है। देखो, आपने देखा होगा अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बहुत दोस्त बना लेते हैं। यस सर। दोस्त 1-2, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे दोस्त रखो जो आपको आपकी गलतियाँ गिनाने का काम करें। ऐसे मत रखो जो आपकी गलतियां न गिनाए, आपसे बोलेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे करने वाले नहीं, आपको तुम्हारी गलती पे टोकने वाले जो स्टूडेंट आपको मिलेंगे,
या आप नहीं पढ़ रहे हो, वो आपको ये कहेंगे यार पढ़ ले, मैं भी पढ़ूंगा तेरे साथ। ऐसा दोस्त मत बनाओ, चल मैं भी चल रहा हूँ खेलने, अरे चल क्यों नहीं रहा है, तो खेलने वाले टाइम पे खेलो, परंतु हर समय ऐसा मत करो कि अपने दोस्तों की वजह से अपने टाइम को बर्बाद करो। मेरा मानना ये है कि दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके लिए ज़्यादा बेटर हों और आप उनके लिए बेटर हों, यानी आप कमियां गिनाने वाले हों। अच्छाई की जगह पे अच्छाई करें, ठीक है, परंतु जहाँ कमी हो और आपको रोक दे, ऐसा दोस्त होना चाहिए। क्योंकि लैम्बोर्गिनी में भी 2 सीटें होती हैं, सुना है ना, वो इसीलिए होती हैं। कोई बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादातर 1 या 2 दोस्त, ठीक है। बाकी तो आप प्रेम भाव में 4 के साथ बैठो, 10 के साथ बैठो, पर मित्र 1 ही या 2 ही अच्छे होते हैं। और सर जैसे आप टीचर हो तो आपने टीचर ही बनना क्यों पसंद किया, कुछ रीजन? जैसा कि मैं आपको अवगत करा देता हूँ, आपने कहा कि आपने टीचर ही बनना क्यों ज़्यादा बेटर समझा। यस सर। मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी, तो उसमें किसी ने बोला कि आप टीचर कभी नहीं बनोगे। अच्छा सर। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बन सकते। यस सर। क्योंकि मैं पहले से पढ़ाता था, 9th-10th में भी मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो मैंने कोशिश की, मेहनत किया, 12th के बाद ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और टीचिंग लाइन को ज्वाइन कर लिया पूरी तरह से। दूसरा ये है कि मैं चाहता था कि उस समय पे इतनी फ़ीस ली जाती थी कि 16,000 रुपये केमिस्ट्री कंप्लीट करने का, क्योंकि 11th और 12th दोनों एक साथ पढ़ते थे। इंटरमीडिएट में पहले 2 पेपर होते थे, फर्स्ट और सेकंड। मेरे